नमस्कार। पिछले हफ्ते एक बड़ी खबर आई थी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर में भारी गिरावट हुई। हम्म, करीब 20-23% है ना। हम्म। वो भी 8-9 अगस्त के आसपास। हाँ, बिल्कुल। ये काफी चौंकाने वाली बात थी क्योंकि पीजीईएल तो मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए जानी जाती रही है। सही, तो पीजीएल मतलब भारत की एक जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी है। बड़े ब्रांड्स के लिए एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह बनाती है। जी। तो आज हम इसी गिरावट की वजह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हैं कंपनी के लेटेस्ट तिमाही नतीजे यानी Q1 FY26 के, और जो मैनेजमेंट ने बातें कही हैं वो सब। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि हम तह तक जाएं कि आखिर हुआ क्या। चलिए शुरू करते हैं उस गैप से जो उम्मीदों और असलियत के बीच दिखा। बिल्कुल। पिछली तिमाही मतलब Q4 के बाद मैनेजमेंट ने FY26 के लिए काफी ऊंचा मार्गदर्शन दिया था। ग्रोथ का अनुमान करीब 30-33% का था। हाँ, मुझे याद है, काफी आशावादी लग रहे थे वो। लेकिन Q1 के नतीजे आए और कहानी बिल्कुल बदल गई। एग्जैक्टली। Q1 में रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल 13.9% बढ़ी है, 1504 करोड़ रुपए। ये ठीक है, पर जो उम्मीदें थीं उससे काफी कम है। बढ़ोतरी तो है, बर्फी की है। और मुनाफे का क्या? असल दिक्कत वहीं लग रही है शायद। बिल्कुल। असल झटका मुनाफे पर है। नेट प्रॉफिट साल दर साल 21.5% गिरा है, 67 करोड़ रुपए पर आ गया। ओह, 21.5% की गिरावट। हाँ, और एबिटा मार्जिन भी गिरा है। पिछले साल 10.2% था, इस बार 9.3%। ये क्लियर केस है ऑपरेटिंग डीलेवरेजिंग का। मतलब बिक्री उतनी नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी, तो खर्चे मुनाफे को ज्यादा खा गए। और अगर हम सेगमेंट्स में देखें, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह में। तो प्रोडक्ट बिजनेस ओवरऑल 16.7% बढ़ा। इसमें अच्छी बात यह कि वॉशिंग मशीन सेगमेंट 36.1% बढ़ा है, मजबूत ग्रोथ है। अच्छा। लेकिन एसी सेगमेंट सिर्फ 15.1% बढ़ा, और कूलर सेगमेंट तो वो तो नेगेटिव में चला गया, -3.9%। हम्म मतलब गर्मियों वाले प्रोडक्ट्स पिट गए। हाँ, साफ दिख रहा है। कारण क्या रहे हैं इसके पीछे? हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। सिर्फ मानसून जल्दी आ गया, यही वजह है? देखिए, मानसून का असर तो था। एसी कूलर की बिक्री पर सीधा असर पड़ा, लेकिन ये अकेली वजह नहीं है। एक और बड़ी बात हुई। ग्राहकों ने बड़े पैमाने पर ऑर्डर कैंसिल किए। ऑर्डर कैंसिल? कितने बड़े पैमाने पे? कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि 50 से 70% तक ऑर्डर कैंसिल हुए। क्या बात कर रहे हैं, 50-70%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इससे फैक्ट्री यूटिलाइजेशन एकदम नीचे आ गया। मतलब मांग का अनुमान कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। और इसी से शायद इन्वेंट्री की समस्या भी खड़ी हुई होगी। बिल्कुल, यही तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनी ने सोचा कि मांग जबरदस्त रहेगी, तो बहुत सारा माल मतलब इन्वेंट्री जमा कर ली। आंकड़े देखें तो पिछले साल से करीब 4 गुना ज्यादा, लगभग 1356 करोड़ की इन्वेंट्री। अरे बाप रे, 4 गुना! ये तो वही बात हुई जिसे पहले स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बता रहे थे कि सप्लाई चेन दिक्कत में भी पीजीएल तैयार है। हाँ, वही अब गले की हड्डी बन गया। इतना पैसा इन्वेंट्री में फंस गया, कैश फ्लो पर प्रेशर, ऊपर से रखने की लागत। और ये सिर्फ पीजीएल की दिक्कत है या पूरी इंडस्ट्री में ऐसा है? नहीं, ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम लग रही है। अनुमान है कि पूरी इंडस्ट्री में 20 लाख यूनिट से ज्यादा की एक्स्ट्रा इन्वेंट्री पड़ी है। उफ। तो फाइनेंस पे क्या असर पड़ा इस सब का? असर तो बुरा ही पड़ना था। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज के खर्चों के लिए शॉर्ट टर्म लोन दुगना होकर 212 करोड़ हो गया। 2 गुना? हाँ, और जो पैसा ग्राहकों से लेना था उसे जल्दी पाने के लिए महंगी फाइनेंसिंग करनी पड़ी। नतीजा ये कि फाइनेंस कॉस्ट यानी ब्याज का खर्चा पिछले साल से 85% बढ़ गया। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है इस सब पर? उन्होंने कुछ जवाबदेही ली? मैनेजमेंट ने सिचुएशन को माना है, और FY26 के लिए जो गाइडेंस थी उसमें भारी कटौती की है। कितनी कटौती? रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान जो पहले करीब 30% के आसपास था, उसे घटाकर 17-19% कर दिया है। मतलब लगभग 5,700-800 करोड़ का रेवेन्यू। और प्रॉफिट? प्रॉफिट का अनुमान तो और भी ज्यादा काटा है। पहले करीब 39% ग्रोथ की बात थी, अब वो सिर्फ 37% रह गई है। लगभग 300-310 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सिर्फ 37%? जी। पहले 39% था। जी। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि इस साल जो ग्रोथ खोई है उसकी भरपाई मुश्किल है। क्या कैपेक्स प्लान मतलब भविष्य के निवेश पर भी असर है? टोटल कैपेक्स प्लान तो उतना ही रखा है, 700-750 करोड़ का FY26 के लिए। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। नए एसी प्लांट के लिए जो मशीनरी मंगवानी थी उसके ऑर्डर्स अभी होल्ड पर डाल दिए हैं। कह रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं, और वैसे भी मशीनरी जल्दी मिल जाती है आजकल। अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर भरोसा जता रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में भारत में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, प्रोडक्ट्स की पैठ कम है, इनोवेशन पर फोकस है।
ये भी माना कि इन्वेंट्री निकालने के लिए शायद डिस्काउंट देना पड़े और उसे नए गाइडेंस में फैक्टर इन कर लिया है। सुधार कब तक आएगा पक्का नहीं, शायद दिसंबर तक। और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? जाहिर है गिरावट तो हुई। बिल्कुल, मार्केट का रिएक्शन तेज था। 20-23% शेयर गिर गया नतीजों के बाद। और दिलचस्प बात यह है कि मार्केट्स मोजो जैसे प्लेटफॉर्म अभी भी इसे महंगा बता रहे हैं, गिरावट के बाद भी। महंगा? कितने पीई पे है ये? पी रेशियो अभी भी 58 के करीब है, मतलब कमाई के मुकाबले कीमत 58 गुना। और पीबीवी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू वो 5.9 है। तो साथियों की तुलना में कैसा है ये? अगर डिक्सन देखें तो उसका भी 116 है, एम्बर का 90, उनसे तो कम है, लेकिन क्रॉम्पटन का 39 है, उससे ज्यादा है। तो मतलब अभी भी सस्ता नहीं माना जा रहा। समझ गई। तो कुल मिलाकर उम्मीदें पूरी नहीं हुई, प्रॉफिट पर दबाव आया, इन्वेंट्री का बोझ बढ़ा, फाइनेंस पर स्ट्रेस आया और नतीजा गाइडेंस में कटौती और शेयर में पिटाई। बिल्कुल सही समरी है। यहाँ से सीखने वाली क्या बात है? मतलब निवेशकों के लिए क्या टेक अवे है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि बिजनेस में हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं, है ना? एक तिमाही में पूरी कहानी पलट गई। सिर्फ हेडलाइन ग्रोथ नंबर देखना काफी नहीं होता। सही कहा। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे काम करता है, या इस केस में डीलीवरेजिंग, कैश फ्लो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब कितना जरूरी है, ये साफ दिख गया। हाँ, और वो जो बात एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट में भी थी कि आंख बंद करके किसी स्टॉक में लंबे समय तक सिर्फ इसलिए बने रहना क्योंकि वो पहले अच्छा चला है, वो ठीक नहीं। फंडामेंटल्स बदलते हैं तो नजर रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब पूरी इंडस्ट्री में इतनी इन्वेंट्री है और पीजीएल की अपनी चुनौतियां हैं, तो मांग वापस आने का इंतजार करने के अलावा कंपनी और क्या ठोस कदम उठा सकती है जिससे वो जल्दी पटरी पर लौटे और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीते? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अब आगे उनकी रणनीति क्या होगी।